अस्थमा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी कंडीशन जिसको आज हमारे आसपास कोई ना कोई फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप देखेंगे कि एक आदमी का फोटो बनाया हुआ है। ठीक है, सांस लेना जो है, नाक का रास्ता और मुंह दोनों रास्ते जो है वो गले में एक जगह मिलते हैं। खाने की नली अलग चली जाती है, लेकिन एक ढक्कन बीच में होता है जो दोनों का कॉमन पैसेज होता है। नीचे जाकर के एक नली है नीले कलर की, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नीले कलर से अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, हमारे ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि एक ऐसी नली आप मान लो कि जिसके थ्रू सांस जो है वो हमारी अंदर जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने सांस ली तो नाक के रास्ते से जो है सांस जाएगी, पूरा जो है ट्रेकिया के अंदर जाएगी, दोनों नली के अंदर विभक्त हो जाएगी, हमारे दोनों लंग्स के अंदर जाएगी। फिर छोटी छोटी जो ब्रांचेस है वहां तक पहुंच के एट लास्ट जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है एल्वेलाई का, वहां पर जाती है। और वहां पर जो ब्लड वेसल्स आती है, जो खून की नलियां आती है, हमारे शरीर का जो गंदी गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल सकते हैं, जो शरीर के काम की नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए उसी जगह पे जो हमने सांस ली ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि जो सांस बाहर निकालनी है, जो गंदी जो एयर है वो बाहर जो निकालनी है उसका, और जो हमने फ्रेश एयर ली है उसका, दोनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि हमने जो सांस ली थी वो हमारे शरीर के बाकी अंगों में जाने के लिए वहां पे एक तरीके से सवार हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर। और जो ब्लड वेसल्स खराब और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो खराब गैस लेके आती हैं, वो जो है हमारे लंग्स के अंदर आती है, और फिर इन्हीं सभी ब्रांचेस के थ्रू बाहर एक एक पाइप से होते हुए नाक के रास्ते से वापस बाहर आ जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हम लोगों को हमेशा फ्रेश एयर जो है वो इनहेल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आसपास में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उससे हम बचें। हम कोशिश करना चाहिए हमें कि हम फ्रेश एयर जितनी हो सके हमारी बॉडी के अंदर ले। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी सिस्टम की जो अच्छी जो है प्रोसेस हो पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सभी चीजें हमें करना चाहिए। खून को प्यूरिफाई करने का काम करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ खून जो है अपने शरीर के ऊपर से नीचे तक का जितना भी पोर्शन है, अंग है, सिर से लेकर के नीचे पैर के अंगूठे तक, वहां तक जो है खून को पहुंचाने का काम करना है। आज हम लोग बात करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सिर्फ एक या दो बीमारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में से आज हम लोग अस्थमा के बारे में जो है बात करने वाले हैं। किस तरीके से किस तरीके से जो है अस्थमा हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, किस तरीके से अस्थमा हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, और इससे हम लोग जान सकते हैं कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से खुद की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे आसपास में अगर कोई है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। अस्थमा होता है। ठीक है, आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर लंग्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। वैसे तो जो हमारे लंग्स यानी फेफड़े होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं नीचे नॉर्मल लंग्स लिखा हुआ है, यानी कि आपके उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, और एक नीचे अस्थमैटिक लंग्स, यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ जो है अस्थमैटिक लंग, मतलब दोनों लंग्स को बीच में से जो है डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड करने के बाद में बताया गया है कि किस तरीके से एक हेल्दी लंग्स होते हैं। हेल्दी जो है मतलब जिसमें कोई परेशानी नहीं है, बिना अस्थमा वाला जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, और एक अस्थमा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, अस्थमा में जो नलियां होती है ना, जो सांस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही है, जैसे मैंने अभी बताया था, हम सांस लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी नली बनी हुई है। वो नली जो है वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे उसका आदान प्रदान होता है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां तक लेके जाएगी। ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगी, छोटे छोटे जो चैनल बने हुए, छोटे छोटे जो पाइप्स बने हुए, उसके थ्रू जाएगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में आप मेरा एरो अगर ध्यान से देखे तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी जगह है। आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है, नॉर्मल लंग के ऊपर देखिए पाइप के अंदर कितनी सारी यहाँ पे जगह बनी हुई है। ये अंदर जो है वो मसल्स है, और यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइनिंग है। नॉर्मल लाइनिंग है, साथ में नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस।
आपको एक चीज बता दूं मैं, हमारे श्वसन व संस्थान के अंदर यानी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो नली बनी हुई है, वहां पे अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता रहता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ हम एक बोल सकते हैं। उसमें एक मैकेनिज्म होता है, कोई भी फॉरेन बॉडीज यानी कि धूल का कण हो गया, या फिर कोई बाल हो गया, या कोई कॉटन बर्ड्स हो गया, किसी भी तरीके का ऐसा कोई स्ट्रक्चर या फिर वायरस बैक्टीरिया इस तरीके की साइज के जो सीरिया से और उनसे रुक सकते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो बाहर निकाले उसको। कभी भी आपने देखा होगा, आप कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, धुएं कंकड़ है, और आपको एकदम से छींक आने लग गई, ठीक है, तो उसमें आप ये समझ सकते हो कि धूल के छोटे छोटे कण जो है वो आपके नाक के अंदर गए। या फिर आपने बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो मम्मी लोग बघार लगाते हैं घर में, जब लेडीज खाना बनाती है, जो छौंक लगता है, अगर जरा सा भी तीखा हो गया या जल गया, और फिर जो वो मिर्ची है नाक के अंदर जब जाती है तो कितना इरिटेशन पैदा कर देती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी अगर एबनॉर्मल चीज जा रही है तो बॉडी का ऑटोमेटिक ऐसा रिस्पॉन्ड होता है कि वो बाहर निकाले। हर सिस्टम में ये देखा गया, अगर हमने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खा लिया तो बॉडी कोशिश करती है कि बाहर निकले, या तो हमको वॉमिटिंग करवाएगी या हमको लूज मोशन करवाएगी, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में अगर वो बॉडी के अंदर गया है यानी सांस के थ्रू बाहर अंदर गया है, तो वो कैसे ना कैसे करके छींक के थ्रू जो है वो बाहर लाने की कोशिश करते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो एक प्रॉपर अमाउंट का म्यूकस जो है वो सिक्रेट होता है। प्रॉपर अमाउंट का म्यूकस यानी कि ये जैसे बताया ना, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, यानी जितना सिक्रेट होना चाहिए, जितना जो है वो चिपचिपा पदार्थ निकलना चाहिए उतना ही निकलता है। ये किस केस की मैं बात करूँ, ये नॉर्मल लंग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल यानी कि जो प्राकृतिक जो हमारे फेफड़े है, प्राकृतिक जो हमारा श्वसन व संस्थान है, किस तरीके से नॉर्मली काम करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी चीज ये होती है कि इसके अंदर मसल्स जो वो रिलैक्स होगी। देखिए यहाँ पे मसल रिलैक्स यानी कि जो पाइप है कहीं से भी मुड़ी तुड़ी हुई नहीं है, अगर आप मेरा एरो के ऊपर देख रहे हैं तो, ठीक है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके अपोजिट अगर हम देखें, आपके सीधे हाथ की तरफ का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ए अस्थमैटिक, मतलब जो अस्थमैटिक लंग है उसके बारे में बता रहा है। आप लोगों को मेरा एरो दिखाई दे रहा होगा, ये अस्थमैटिक लंग है। यहाँ पे देखिए ये नली का जो हिस्सा है ये कितना पतला हो गया है, ठीक है। ठीक इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी सारी जगह थी अंदर जाने के लिए, लेकिन ये जो अस्थमैटिक जो लंग है उसके अंदर जगह जो है वो कम हो गई, यानी कि स्वेलन हो गई है, वहां पे जो है सूजन आ चुकी है, और वहां पे एक्सेस म्यूकस बन रहा है, यानी कि जितना मात्रा में वो पदार्थ बनना चाहिए था उससे ज्यादा गुना में, उससे अधिक गुना में जो है वो बनने लग गया है, जिसके कारण उसका रास्ता भी सिकुड़ रहा है, उसका रास्ता जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और देखिए ऊपर एक और चीज, मसल टाइटनेस, यानी कि मसल जो है वहां की टाइट हो जाएगी। आप देखिए ये जो नली है ये पूरी यूनिफॉर्म नली नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे कहीं गठान बन गई है, कहीं पिचकी हुई है, कहीं मोटी है, इस तरीके की जो हमको नली दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि अस्थमैटिक जो केसेस होते हैं उस केस में जो नली है वो सिकुड़ जाती है, आप ये समझ सकते हैं। उसके अंदर जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, और सूजन आने की वजह से वो जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी भी पौधे को अगर पानी दे रहे हैं और पानी जो है वो पाइप के थ्रू बह रहा है, अगर उस पाइप के अंदर धीरे 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 काई जमती जाएगी तो उसका रास्ता जो है वो सिकुड़ जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसके अंदर कोई ऐसा कचरा फंस गया, या बीच बीच में उसके अंदर हमने रास्ता जो है उसका जाम कर दिया, तो क्या हम पानी जो है पौधे तक पहुंचा पाएंगे? पानी पौधे तक नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारी नली है, हमारे सांस लेने वाली जो नली है, इसमें क्योंकि सूजन आ जाती है, उसके अंदर और जो है वो सिक्रीशन बढ़ने की वजह से रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि जितना जगह है वो सिकुड़ गई तो उसकी जगह जो है वो कम हो गई। इन सभी कारणों की वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट फेस करता है कि वो सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अस्थमा या फिर अस्थमैटिक अटैक होना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए कि अस्थमा अगर किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा हमको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, वो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा,
ठीक है। या फिर उसको बार बार ऐसे अटैक्स आएंगे कि सांस लेने में उसको परेशानी होगी, वो बहुत घबरा जाएगा। उसको क्या क्या होगा इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं, बट ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली अस्थमा इज। अस्थमा क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों की जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, फेफड़ों की नलियां जो है वो सिकुड़ जाती है, या रास्ता जो है वो कम हो जाता है किसी भी कारण से, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि सांस लेने में इस वजह से जो है वो परेशानी हो रही है। ठीक है, एक तरीके से देखिए इस डायग्राम में बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हमको सांस लेने में परेशानी होती है। म्यूकस जो है वो थिक आता है, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा जो है म्यूकस आने लगता है, सांस लेने में हमको परेशानी होती है। जो लंग्स है वो टाइटनेस, यानी कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया है, हमारे जो फेफड़े है वो किसी ने बांध दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सांस जब हम लोग लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारे फेफड़ों से एक आवाज आएगी। ठीक है, गर्र गर्र करके एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज बीच में अटक रही है ना। वो अटकने का कारण यही है कि एक तो वो नली जो है वो सिकुड़ रही है, और साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस बन गया है। ठीक है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, फ्रूटी वगैरह जो लोग पीते हैं, तो उसके अंदर वो पाइप से जब हवा छोड़ते हैं, ठीक है, अंदर फ्रूटी की तरफ, तो किस तरीके से बबल्स बनने लगते हैं, तो बबल्स की आवाज आती है। जब हम पीते हैं तो बिल्कुल साफ। तो कहने का मतलब जब रास्ता जो है वो क्लियर होगा बिल्कुल, या उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, तो सांस जो है वो बिल्कुल अंदर बाहर होने लगेगी। लेकिन इन केस खाली रास्ता जो है वो नहीं है, बबल्स अगर बन रहे हैं या कुछ ना कुछ लिक्विड केस में आ रहा है, तो उसमें हमको आवाज जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट मतलब जो हमारा चेस्ट रीजन जो है, वहां पे बहुत हमको टाइटनेस फील होगी और सांस लेने में जो है वो परेशानी होगी। ये इसका मेन जो है हम लोग देख सकते हैं कि कौन पेशेंट है जिसको ये परेशानी हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि किस पेशेंट को ये परेशानी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज बताई गई है जो मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में बताया था कि क्या अस्थमा एग्जैक्टली क्या चीज अस्थमा होती है। अस्थमा जो है अगर हम देखें, हमारे जो सांस लेने वाली जो नलियां हैं, जो रास्ते हैं, उस रास्ते को किस तरीके से जो है वो सुजा देती है, वहां सूजन आ जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो म्यूकस जो है वो बनने लगता है, जो नलियां है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से हमको सांस लेने में परेशानी होती है। अगर हमको सांस लेने में परेशानी होगी तो हम प्रॉपर तरीके से हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचा पाएंगे, प्रॉपर तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं आएगी, और अल्टीमेटली अगर इस कंडीशन को जल्दी से हमने राहत नहीं दिलाई तो ठीक उसी तरीके से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कोई इंसान सांस नहीं लेगा, उसका गला दबा दिया जाएगा, या उसका नाक दबाने से जिस तरीके से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। हम पेशेंट को बचा लेते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि हमारे साथ ये कंडीशन है, वो अपनी सारी दवाइयां जो है उसके साथ में रखता है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान ही रखना है कि नॉर्मल जो है उस केस में पेशेंट को कोई परेशानी, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अस्थमा के केस में जो मैंने आपको चीजें बताई है वो सभी चीजें होंगी कि जो रास्ता है वो सिकुड़ जाएगा, साथ में म्यूकस जो है वो बनने लगेगा, जो रास्ता है वो सूज जाएगा, वहां पे जो है वो सूजन होने लगेगी। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पेशेंट जो है उसको अस्थमा की परेशानी हो सकती है, या हम खुद कैसे जानेंगे कि हमको ये परेशानी हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीजिंग, यानी जैसे मैंने बताया था कि हम सांस जब लेंगे छोड़ेंगे तो हमको सांस में आवाज सुनाई देगी। ठीक है, आपको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये आपको नॉर्मली जो है वो सुनाई नहीं देगी, वो स्टेथोस्कोप लगाने से सुनाई देता है। जब डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं कान में लगा करके स्टेथो से, तब उनको जो है वो आवाज जो है वो क्लियरली सुनाई देती है। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट ये एक सुपरफिशियल मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है। पेशेंट जो है वो खांसी करेगा, उसको खांसी आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि कुछ भी नाक में चला गया तो छींक आएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से खांसी एक अच्छा मैकेनिज्म है ना। अगर हमारे शरीर में से कफ को बाहर निकालना है तो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब हम खांसी करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन व संस्थान के अंदर जो भी चीजें बन रही है वो बाहर आने की कोशिश करेगी जब हम खांसते हैं, इसीलिए मुंह के थ्रू बाहर आती है, फिर हम वो बलगम वगैरह जो भी रहता है उसको थूक देते हैं या उसको हटा देते हैं।
ठीक है। इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि रास्ता जो है वो जाम हो गया है, शरीर जो है वो चाहता है कि वो सांस ले, इस कारण से हम खांसी करके कोशिश करते हैं कि कभी वो रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम खांसी जो है वो भी हम बहुत पेशेंट्स के अंदर देख सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में जो है उनको परेशानी होगी, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा अच्छे से आप इससे पहचान सकते हैं। उनकी हृदय की गति जो है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा जो है उनको हृदय की गति जो है सुनने लगेगी, महसूस होने लगेगी, धक धक जो है एक नॉर्मल पेशेंट जो बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा तेज जो है धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही चीज इसके अंदर होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सांस एक तो वो नहीं ले पा रहा है, और एक उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दोनों में अंतर है। एक तो वो सांस ले ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, और एक केस ये है कि जिसमें उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, या अपना जो पोस्चर है वो चेंज करना पड़ा है। जब वो खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे राहत है, जब वो लेटा हुआ रहेगा तो वो सो नहीं पाएगा। ठीक है, जब वो बैठेगा तब उसका उसके कारण जो है वो धीरे से सांस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्किन जो है वो पेल हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा पेशेंट, उसको बहुत ज्यादा चिपचिपा होने लगेगा, बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको घबराहट होने लगती है पेशेंट को। ठीक है, ठीक इसी तरीके से चेस्ट टाइटनेस आपको देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट सो नहीं पाएगा, उसको कुछ भी निगलने में परेशानी होगी। तो ये एक मोटा मोटा बहुत सारे कारण है, जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हमको ये चीजें दिखाई दे। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उनकी पहले से या तो कोई दवाई चल रही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को पता नहीं होता। ठीक है, कभी ना कभी उनके साथ ये सिचुएशन पहले से ही आई चुकी होती है, और फिर उसके बाद में जो है वो बार बार उन चीजों से सफर करते हैं, और एग्जैक्टली जो है वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आगे बताने वाली हूँ आपको कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ट्रिगर करती हैं अस्थमा को। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आपको, किस तरीके से जो है वो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, रास्ता कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो नॉर्मल एयर वे यहाँ बताया गया है पहले वाले फोटो के अंदर, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वे है, नॉर्मल एयर वे है, किस तरीके से मसल्स जो है वो नॉर्मल है, किस तरीके से लाइनिंग जो है वो नॉर्मल है, यानी कि नली जो है, एक तरीके से आप नली को देखेंगे तो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नली है, एक जैसी नली है। ठीक है, वहां कोई भी जो है वो रुकावट नहीं हो रही है। नेक्स्ट, जो पेशेंट अस्थमा होता है, जिसको अस्थमा होता है, उस पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन जो बीच वाले फोटो में आप देख रहे हैं, और जो नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, नीचे वाली जो नली बनी है बीच के समय, बीच की जगह पे, वो होती है कि उनकी जो मसल्स है वो टाइट ही रहती है, और जो लाइनिंग है वो सूजी हुई ही रहती है, वहां सूजन रहती है। ठीक है, सीवियर अस्थमा के केसेस में वो जगह और सिकुड़ जाती है, वहां म्यूकस और ज्यादा बनने लगता है, सूजन और ज्यादा आ जाती है, और मसल्स जो है वो टाइटनेस और ज्यादा हो जाती है। ये वही कंडीशन है जिसमें पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसको सांस लेने में परेशानी होगी, ये नॉर्मल अस्थमेटिक वाले पेशेंट के केस में होगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा है, दैट इज सीवियर अस्थमा से वो ग्रसित हो चुका है। ठीक है, हमें ये ध्यान होना चाहिए। ये देखिए डायग्राम, फिर से मैंने कोशिश किया है कि डायग्राम से आपको मैं बता पाऊं कि एग्जैक्टली जो है वो क्या कंडीशन हमारे सामने आती है अस्थमेटिक के केसेस में, नॉर्मल केस में, और जो अगर बहुत ज्यादा जो अटैक किसी पेशेंट को, जैसे हम बोलते हैं कि अस्थमेटिक अटैक आया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बिल्कुल ही अगर रास्ता जो है वो कम हो जाएगा, लाल कलर से जो बना हुआ है गोला, ये देखिए, ये जो लाल कलर का जो गोला है आपको, मेरा अगर एरो दिख रहा है, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, एक ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे, एक येलो ऑरेंज कलर टाइप में लिखा हुआ है, और एक जो है वो रेड कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से मसल्स जो वो टाइट हो गई है, पाइप जो है सारी, इनके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो रास्ता है वो जाम होता जा रहा है। ठीक है, अगर सीवियर केस है, सीवियर केस के अंदर क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा जो है परेशानी, सांस लेने में बिल्कुल ही वो जो रुकावट होगी, और पेशेंट को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। आप लेट ना करें, उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाएं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजों से आप पता कर सकते हैं पेशेंट को कि अस्थमा उसको है या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, किन चीजों से पेशेंट को बचाना है। ठीक है, ट्रिगर जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट के अंदर अस्थमेटिक अटैक्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, अस्थमेटिक अटैक डेवलप करने का मतलब ये है कि एक अस्थमा वाला पेशेंट जिंदगी भर बहुत ही आरामदायक तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अगर वो अपनी सारी चीजों से, जो भी एक्सेस जो चीजें उनको उसको हार्म कर सकती है, उन चीजों का अगर वो ध्यान रखे,
तो बहुत आसान तरीके से वो इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पेट्स है, ठीक है, आप कोई एनिमल के पास में है जिनके फर जो है, छोटे छोटे फर जो है या फेदर्स जो है, जिनके पार्टिकल्स जो है वो आपके नाक में जा सकते हैं, या आप उनको ब्रीथ कर सकते हैं, या वो आपके आसपास में मौजूद है, तो उन चीजों से आप कोशिश करें कि जितना हो सके बचें। ठीक है, या मास्क लगा के रखें, क्योंकि एक छोटी सी चीज अगर आपके अंदर जाएगी, अस्थमा इज टाइप ऑफ एलर्जी। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए किसी को डस्ट से एलर्जी है, यानी कि धूल मिट्टी से, देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट यही आ रहा है, डस्ट या फिर हाउस माइट्स, कुछ भी ऐसा छोटा छोटा कण हो गया है, इस तरीके की चीजें होगी जो आपको नाक में जा करके इरिटेशन जो है वो बना रही है, उस चीज से आपको एलर्जी हो गई है, तो उस केस में आपको जो है अस्थमैटिक अटैक आ सकता है। उस केस में आपको ये हो सकता है कि सांस आपको लेने में अचानक से जो है परेशानी होने लगे, और आपको हो सकता है हॉस्पिटल जाकर के भी दिखाना पड़े। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्री होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पॉलेंस हम लोग बोलते हैं, ग्रास पॉलेंस बोलते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे ऐसे कण जो फूलों के होते हैं, पॉलन को क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, जो बहुत बारीक बारीक ऐसे कण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते से ही वो अटैक वाली जो फीलिंग है, जो सांस लेने में हमको परेशानी हो रही, जो एलर्जिक जो एलर्जन है, उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जैसे ही एलर्जन जाएगा और वो एलर्जी जो है वो डेवलप करेगा, इस तरीके से अस्थमा जो है वो बाहर आ सकता है। नेक्स्ट इज सिगरेट स्मोक। अगर आप सिगरेट जो है वो ले रहे हैं, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। कोई अगर पेशेंट अस्थमैटिक है पहले से ही, वो मेडिसिन जो है वो ले रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से मुझे बचना है, और अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके कारण जो है आपको जो है अस्थमा का अटैक ट्रिगर कर सकता है, अगर आपने स्मोकिंग किया है। क्योंकि स्मोकिंग करते टाइम भी हमको लगता है कि वो धुआं है, बट धुएं के साथ में बहुत ज्यादा जो है छोटे छोटे कण जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, मैं अपने बहुत सारे सेशंस में ये बात बोलती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं, किसी से मिलने के लिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अनएजुकेटेड बोले वो तो ठीक है, लेकिन एजुकेटेड पीपल भी ऐसे करते हैं जिनको पता है कि इस चीज से नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक अच्छी चीज खाते हैं तो हम सामने वाले को ऑफर करते हैं कि ये लीजिए, आप भी ये खाइए। ठीक है, अगर हम कोई भी हेल्दी चीज खा रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से जो सिगरेट है वो भी हम ऑफर करते हैं। हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उसी समय जो हम है हमको भी सिगरेट पीना है, और हम पेशेंट को भी बोलते हैं पीने के लिए, साथ में जो उनके अटेंडर्स है उनको भी बोलते हैं कि अरे भाई आप भी ले लो। सो ये चीज अच्छी नहीं है। आप एटलीस्ट अगर खुद पी रहे हैं, आपको पता है कि भाई हम स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकते हैं, या ये हमारी जिंदगी जो है वो ले लेगी अगर हम इसको नहीं लेंगे तो, लेकिन प्लीज सामने वाले को बचाइए, और एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। ठीक है, दो तरीके की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग और एक पैसिव। एक्टिव स्मोकिंग में क्या होता है कि मैंने सिगरेट लिया, ठीक है, पैसिव में क्या होगा कि जो मैं धुआं छोड़ूंगा, मेरे साथ में जो बैठा है उसके अंदर भी धुआं जाएगा, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। क्योंकि वो प्रॉपरली जो है वो सिगरेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन धुआं तो उनकी बॉडी के अंदर भी जा रहा है ना। तो एटलीस्ट कम से कम आप अगर खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखना चाहते, दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से सुधार सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की हेल्थ बिगाड़ने में अपने नेगेटिव पॉइंट्स ना बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये सिगरेट स्मोक वाला इतना बड़ा हो गया है टॉपिक, ये मुझे याद आ गया था इसलिए मैंने बताया। तो आप लोगों को बचना है स्मोकिंग से। जो पेशेंट्स अस्थमैटिक वाले हैं, जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, उनको बता देना है कि बाबा बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो। ठीक है, उनको बताना है कि हुक्का वगैरह नहीं पीना है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको अस्थमा का अटैक जो है बार बार आए, या हो सकता है कि वो बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ ऐसे परफ्यूम्स होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऐसे स्मेल करते हैं कि हमको, या फिर जो पेशेंट है वो ट्रिगर हो जाता है उस चीज के लिए, और उसको जो है सांस लेने में एकदम से परेशानी होने लगती है। ठीक है, तो बस हमको यही ध्यान रखना है कि इन चीजों से बचना है। किसी एलर्जी का मतलब ही यही है, मान लीजिए मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे जो है मुझे एलर्जी है इससे, विनेगर से एलर्जी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके मैं विनेगर वाली जो चीजें हैं उनको ना खाऊं।
ठीक है, मैं विनेगर से बच के रहूं, ऐसी सारे फूड आइटम्स जिसमें विनेगर डले हुए हैं मैं उनको अवॉइड करूंगी, मैं उसके कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं उस चीज से बचूं। एलर्जी का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि अगर आपने ध्यान रख लिया, आपको पता चल गया कि हमें किस चीज से परेशानी है, तो आप उस चीज से अपना बचाव कर लीजिए, उस चीज से आप दूर रहिए, तो आपको जो है फाइनली जो है वो चीज ट्रिगर नहीं होगी, आप उस चीज से काफी हद तक जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन वेदर, टेम्परेचर, एयर क्वालिटी। आपने कई बार देखा होगा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो सीजनल होती है, ठीक है, जैसे ही मौसम बदला, मौसम बदलते से ही जो है हमें वो परेशानी होने लगती है। तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखना है कि जैसे ही सीजन चेंज होगा तो आपको एकदम से जो अपना खाना पीना है वो नहीं चेंज करना है, धीरे धीरे टैपरिंग मेथड से चेंज करना है। ठीक हो, ठीक है। आयुर्वेद में ऋतु संधि करके एक चीज होती है ना, ऋतु संधि यानी कोई एक ऋतु है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और नेक्स्ट ऋतु जो है वो स्टार्ट हो रही है। अप्रोक्सीमेट जो 7 से 14 दिन का जो टाइम होता है, यानी कि हम 2 हफ्ते मान सकते हैं, जिसको हम लोग ऋतु संधि बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी का अभी मतलब अभी जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्षा ऋतु जो है वो खत्म होने वाली है और अब धीरे धीरे जो है वो शरद ऋतु जो है वो स्टार्ट होगी, है ना। शरद ऋतु के अंदर क्या होता है, हमारा जो पित्त है धीरे धीरे जो है वो प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और शरद ऋतु में पित्त जो है वो प्रकोप की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे ही ऋतु परिवर्तित होती है, जैसे ऋतु चेंज होती है, जो वो जो 10 to 14 डेज का जो टाइम है उसमें हमने पहली ऋतुओं में जो हम लोग सेवन करते थे या जो हमने खाना खाया है या जिस तरीके का हमारा हैबिट है उसको एकदम से नहीं छोड़ना है, उसको धीरे धीरे कोशिश करना है छोड़ने का। एंड देन जो आने वाली ऋतु है उसको धीरे धीरे लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि ठंडी के टाइम पे यानी सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी डाइट एकदम हैवी हो जाती है। ठीक है, हम लोग बहुत सारा कुछ खाते हैं, हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो पचने में भारी होती है। उसका कारण क्या है, हेमंत ऋतु में यानी कि जो शिशिर ऋतु, शीत ऋतु जो होती है, जो विंटर जो हमारा सीजन होता है उसमें हमारी अग्नि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अग्नि बहुत अच्छी होने का मतलब ये है कि हर चीज जो भी हम चीज खाएंगे वो डाइजेस्ट कर लेगी, जो भी हमने चीज खाया है उस चीज की वजह से जो है वो पचा लेगी उस चीज को। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब धीरे धीरे शिशिर ऋतु यानी कि जो विंटर जो है वो धीरे धीरे जब कम होगा उसके बाद में आता है वसंत ऋतु जिसमें आपकी अग्नि मंद होगी। तो आपको क्या करना है, जब ऋतु जो है वो परिवर्तित होगी तो आपको एकदम से जो है वो खाना बंद नहीं करना है, क्योंकि वो तो आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप वसंत ऋतु तक जो है वो भारी भोजन कर रहे हैं, अगर आपने भारी भारी खाना खाया तो वो पचने में जो है आपको बहुत नुकसान देगा, बहुत आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि आप कोशिश करिए धीरे धीरे अपनी डाइट कम करें, फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे अपनी डाइट को वसंत ऋतु के अनुसार आराम से अपनी जो नॉर्मल जो आपकी डाइट है उस पर लेकर के आइए। विंटर में आप सभी ने देखा होगा कि हम धीरे धीरे अपनी जो डाइट है वो बढ़ा देते हैं, हम ज्यादा खाने लगते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज यही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अग्नि हमारी होती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन वेदर या फिर टेम्परेचर, कोई भी अचानक से सर्दी का मौसम आ गया है तो उस पेशेंट को बोलना है कि आप खुद को कवर करके रखिए, कान में रुई लगा के रखिए, एकदम से ठंडी में बाहर नहीं जाइए। ठीक है, एकदम से अगर वो ठंडी का जो प्रभाव उनके शरीर के ऊपर आएगा, जो टेम्परेचर या फिर जो एयर क्वालिटी जो है वो चेंज होगी, तो वो एक तरीके से ट्रिगर इफेक्ट कर सकता है बॉडी के अंदर अस्थमा पैदा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, सेक्स या फिर लाफ्टर, यानी बहुत ज्यादा आप हंसने लग गए हैं, या फिर स्ट्रेस भी में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो डायग्राम है इसके अंदर स्ट्रेस का कहीं भी वर्णन नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने अचानक से अब अभी यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इस पेशेंट में क्योंकि एक्सरसाइज से ट्रिगर हो रहा है तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। एक्सेस एक्सरसाइज की यहाँ बात की जा रही है कि आप अचानक से जो है वो दौड़ने भागने लग रहे हैं या फिर आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है और फिर आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके हैबिट में नहीं है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो इस चीज को बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उन कंडीशंस में भी जो है ये ट्रिगर फैक्टर्स हम लोगों को शो हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वायरल इन्फेक्शन। ऐसे कोई भी इन्फेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते ही है कि हम बोलते हैं नॉर्मली कि वायरल हो गया है,
ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि श्वसन व संस्थान से रिलेटेड, अगर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अस्थमा जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस गए तो आपको उससे बचना पड़ेगा। ठीक है। ये वही सारे जो मैंने अभी तक आपको बताया है डायग्राम दिखा दिखा करके, उन सभी आपको आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे जैसे वार्निंग साइन लिखा हुआ है और एक में सिम्टम्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो वार्निंग साइंस का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो केस सीवियर देखने के लिए मिल सकता है। सिम्टम्स में आप नॉर्मली देखते हैं कि पेशेंट्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, जिसका हम लोग एक डायग्राम देख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि उसको सोने में परेशानी होगी, उसको गले में परेशानी होगी, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है। सांस वो अच्छे से नहीं ले पाएंगे, उनको खांसी होगी, चेस्ट में टाइटनेस जो है वो फील होगी, आवाज जो है वो आने लगेगी, व्हीजिंग या फिर विस्लिंग टाइप की जो साउंड है वो उनको सुनाई देगी। ठीक है। मूड जो है वो इरिटेबल होगा, ड्राउजी से वो फील करेंगे लेकिन उनको नींद नहीं आएगी। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग एक अस्थमा के पेशेंट्स में देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है उसको परेशानी हो रही होगी। जैसे कोई भी एक अस्थमा है उसका जोन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको खांसी नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, चेस्ट टाइटनेस भी आपको फील नहीं हो रही है, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, सांस लेने में परेशानी नहीं है, चाहे दिन में चाहे रात में आप आराम से अपना काम कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे से जो है मेडिसिन लिया है लॉन्ग टर्म पे। ठीक है। और आपको हमेशा जो है वो मेडिसिन का डोजेस जो है वो ध्यान रखना है, बहुत अच्छा जो है आपका प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कि आपको खांसी होती है, व्हीजिंग साउंड आती है, मतलब सांस लेते समय आपको आवाज सुनाई दे रही है, चेस्ट में जो है वो टाइटनेस है, तो मतलब सांस लेने में अगर आपको परेशानी हो रही है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय पे आपको परेशानी हो रही है, तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये करना है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे बात करनी है किस तरीके से आप इस चीज से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है पफ का यूज करते हैं, पफ का यूज जो है वो बढ़ा देना है अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हमको ये ध्यान होना चाहिए कि किस समय पे हमको हमारे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी केस है। ठीक इसी तरीके से देखिए रेड कलर का जो जोन बना हुआ है इसके अंदर पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी फास्ट, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े जो है इंटरवल्स में जो है वो सांस लेना स्टार्ट कर देंगे, आपको दिखाई देगा बहुत ज्यादा वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखना है कि आपको आपको अपना इनहेलर जो है वो साथ में रखना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, एम्बुलेंस या फिर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन में आपको हॉस्पिटल को जरूर दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। इसलिए तो आप अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि अगर हम किसी भी पेशेंट को अस्त्रप्राश दे रहे हैं तो 5 ग्राम जितना, यानी कि आप एक छोटी चम्मच जो होती है हमारी छोटी टी स्पून जिसको हम बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेशेंट डायबिटिक ना हो। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उनकी ब्लड शुगर लेवल प्लीज कंट्रोल हो, इस चीज का आप ध्यान रखें, उसके बाद में ही पेशेंट को अस्त्रप्राश दें। ठीक है। एन स्टिल टैबलेट्स दे सकते हैं अपना, 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में, कैप्सूल गिलॉय दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं, 2-2 सुबह में शाम में खाना खाने के बाद में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ताकि अगर इन केस कभी ऐसा मौका पड़े कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से बताना है पेशेंट को कि कैसे लेना है, तो आप ये चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अस्थल कफ सिरप आप दे सकते हैं। अस्थल कफ सिरप में 5 to 10 ml हमको लेना है एक बार में, चार चार बार लेने के लिए बोलना है पेशेंट को। 4 बार लेने के लिए हम बोलेंगे, सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। ठीक है। अगर पेशेंट नॉर्मल एज में है 18 से 20 साल तक में, 22 साल में है, 5 ml हम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ध्यान होना चाहिए कि 4 बार दे रहे इसको लेने के बाद में पानी नहीं पीना है। ठीक है। सीबकथॉर्न जूस देना है 30-30 ml सुबह शाम, खाना खाने के पहले बराबर मात्रा में पानी मिलाकर। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को पेशेंट को बोलना है।
सभी की सभी एक साथ देना है ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उनको क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है, हमको इसके साथ में और कोई दूसरी मेडिसिन भी ऐड करना है क्या, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप 10 दवाइयां एक साथ ले लो। ठीक है, फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे खुद को कि हम इतनी सारी दवाई खा ले, और उनकी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपकी अग्नि अच्छी है, अगर आपकी अग्नि जो है वो बलशाली है, तो आप कोई भी मेडिसिन लोगे, कोई भी खाना खाओगे, कोई भी डाइट लोगे, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। आप जो भी चीज ले रहे हैं वो पूरी तरीके से पोषण आपके शरीर को देने की कोशिश करेगा, दे पाएगा। अगर आपकी उसी जगह अगर अग्नि मंद है, तो वो ना केवल उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा, बल्कि और दूसरी बीमारियां भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कोशिश करना है, बहुत एजेड पेशेंट है, एज जिसकी ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज है, या फिर जिसकी एज बहुत कम है, या आपको दिखने में लग रहा है कि बहुत लीन एंड थिन है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि महिला है कि पुरुष है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एक मोटे मोटे पुरुष के अंदर जो है वो बल थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, जैसे 22 साल, अगर हम 22 एक ऑन एन एवरेज एज लेते, 22 ईयर्स की एक फीमेल और 22 ईयर्स का एक मेल, तो 22 ईयर्स के जो मेल होते हैं उनकी अग्नि जो है वो अच्छी होती है, उनका बिल्ट जो है वो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो हम उसको उसको जो है वो डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है मेडिसिन जो देंगे। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है बहुत सारे कॉल करके बताते हैं पेशेंट का कि भाई इनका वेट इतना ज्यादा है ना। इतना अच्छी तरीके से हिस्ट्री ली जाती है, कुछ कुछ के द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद में हम जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो महिला है, इतने साल की है, या पुरुष है, इतने साल के हैं, उनको ये परेशानी हो रही है और ये इतने समय से परेशानी हो रही है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन तो मैंने यहाँ पे बताया है, ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं, बट हमको अस्तप्राश किसमें कम करना पड़ेगा, किसमें नहीं देना पड़ेगा, ये हमें देखना है। डायबिटिक के केसेस में हम अगर अस्तप्राश दे रहे हैं, जरूरत ही है देने की, तो हमें डायबिट भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, ताकि उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है ये आप मेडिसिन दें। इन मेडिसिन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती है वो हम लोग अपने जो दूसरा अपना हेल्थ अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे सीएमडी मैम और एमडी सर जो है उनके लिए, उनकी कारण हम लोग अपना जो है सेशंस इतने अच्छे से कर पाते हैं, हम अपनी अवेयरनेस जो है वो फैला पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से योगा प्राणायाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम अपने जो विचार है वो एक दूसरे से साझा कर पाते हैं यहाँ पर। तो थैंक्स टू अवर कंपनी के उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हम अपनी ना केवल सिर्फ अपनी बल्कि हमारे जो नेबर्स है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे लव्ड वंस है, उन सभी की हम लोग मदद कर सके, उनको अच्छे हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, उनको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, डाइट, हमने मेडिसिन तो बता दिया है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारी बॉडी में फिजिकली जो है हम किस तरीके से हमारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो योगा में प्राणायाम में जो हमको एक अस्थमैटिक अटैक में या फिर अस्थमा के पेशेंट में मदद करेगा बॉडी को रिलैक्स होने में, और ये जो सारे सिम्टम्स है उससे लड़ने में। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो इस तरीके का एक आसन है। ये देखिए जो फर्स्ट पिक्चर बनाया हुआ है इसमें किस तरीके से जो है लड़की जो है वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है परफॉर्म कर रही है। आजकल आप यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का, किस तरीके से जो है वीडियो आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से वीडियो हम लोग प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के केस में भी हम लोग पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे, फिर दोनों लेग्स जो है वो अपने पास लेकर के आएंगे, और फिर उसको बाहर वापस से पैर को जो है वो दूर लेके जाना है। उष्ट्रासन करना है। ठीक है, अपने नी के ऊपर आपको इस तरीके से खड़ा हो जाना है, पीछे बैक की तरफ जो है अपनी जो एड़ियां है उनको इस तरीके से पकड़ना है जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है काफी ज्यादा जो है हमारी मदद करने वाले जो है ऑर्गन्स हम लोग देख सकते हैं, योगा किस तरीके से सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, इसके अंदर बताया गया है कि कैसा नहीं करना है। इनकरेक्ट पोज भी बताया है, करेक्ट पोज भी बताया है। तो आपको जो ऊपर वाला है ना, जहाँ पे ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है, डू दिस नॉट दिस, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है। तो कुल मिला के ये आपको मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस तरीके से जो एलर्जेंस है उनसे बचाएंगे। अलग है। नेक्स्ट इज भुजंगासन। भुजंगासन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे केसेस में हम बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए। कोबरा पोज जिसको हम लोग नॉर्मली जो है बोला जाता है, ठीक इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हम अपने अपने जो पेशेंट्स हैं उनको बोले कि किस तरीके से आप अपनी डाइट के साथ में अपनी जो ट्रिगर फैक्टर्स है उनको दूर रखते हुए अपनी मेडिसिन के साथ में कितनी आसान तरीके से आप अपनी जिंदगी जो है बहुत अच्छे से जी सकते हैं। नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। अस्थमा का ट्रिगर होने का सबसे एक मेन फैक्टर इज स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जहां पे आपने अपने दिमाग पर जोर डाला, जहां पे आपने स्ट्रेस लिया, तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या होगी कि ये सभी बीमारियां जो है वो बढ़ जाएगी। शुगर बढ़ी हुई आएगी, है ना, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अस्थमा के केसेस में अस्थमैटिक अटैक आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि आप पेशेंट को बोलिए कि आप अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम भी आप बोल सकते हैं, जिसका डायग्राम भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, सुखासन में बैठ के आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। बटरफ्लाई पोज जिसको हम लोग बोलते हैं तितल्यासन, वो आप कर सकते हैं। शवासन कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्मली जो है अब लेटना है, अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ रखना है, गर्दन को किसी भी एक डायरेक्शन में जो है साइड में करके आपको सांस अंदर लेना छोड़ना, इस तरीके से अपने श्वास के ऊपर ध्यान देना है। कोबरा पोज में बता चुकी हूँ, ब्रिज पोज अपने पहले दिख लिया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इससे आप अपनी बॉडी को, ना केवल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ में अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मन को स्ट्रॉन्ग करने के कारण सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये होगी कि आप अपना जो ट्रिगर फैक्टर है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर फैक्टर को कम करने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं कि जिससे हम इस कंडीशन से बच सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको अस्थमा हो गया तो मीन्स वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। यू हैव टू डिसाइड कि आपको उसके साथ एडजस्ट कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, ट्रिगर फैक्टर से बचे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम धूल मिट्टी वाले रास्ते में ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो मास्क लगाए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, मतलब खुद की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कांटे नहीं बोने हैं, है ना। कोशिश करना है कि शांतिपूर्ण जिंदगी हम जिए, हमारे साथ वालों को भी जीने दें, और हम सपोर्ट करें लोगों को कि वो भी अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से जिए। क्योंकि कहा भी गया है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। ठीक है, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा